हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम के लिए, लाइक आईबीपीएस बैंक पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसएससी सीजीएल के लिए। और ये जो सेंटेंस करेक्शन मैंने लिए हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सेंटेंस करेक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस करेक्शन है। और डेफिनेटली इसी तरीके के सेंटेंस करेक्शन आपके नेक्स्ट फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में आएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये हिंदी में मैं इसको पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी और इंग्लिश के दोनों वर्जन आप देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि सभी इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो देखिए और कई कई बार देखिए आप, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एक ग्रेस्प बनेगी लैंग्वेज पर। हिंदी वाले वीडियो भी देखिए और इंग्लिश वाले वीडियो भी देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये फर्स्ट सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं बैंकिंग, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जाम में। देखिए, वी आर कमिटेड टू मेंटेन अ सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट एंड वी होप यू विल कंटिन्यू टू बिस्टो योर ट्रस्ट इन अस। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमन है। इसमें हम क्या करेंगे, ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही लग रहा है और काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसमें जो आंसर लगाएंगे वो 5 लगाएंगे, नो एरर। लेकिन इसमें ग्रामेटिकली अगर देखें तो यहाँ पर देखिए, ये कमिटेड टू जो है, स्टूडेंट सोचते हैं कि टू के बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हम तब लगाते हैं जब यहाँ पर वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन ये जो है कमिटेड टू, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है और प्रपोजिशनल फ्रेज के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, नाउन फॉर्म लगाते हैं उसका, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर में जेरेंड फॉर्म लगाते हैं हम उसमें। तो यहाँ पर कमिटेड की टू के बाद हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगाना पड़ेगी, तब ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। वी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग, वी आर कमिटेड टू मेंटेनिंग बोलूँगा मैं, वी आर कमिटेड टू मेंटेन नहीं बोलूँगा, क्योंकि प्रपोजिशनल फ्रेजेज जितने भी होते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन सभी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर होगा मेंटेनिंग और आपका जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा, क्योंकि सेकेंड पार्ट में गलती है। देखिए, ये इस तरह से आपका आंसर होगा सेकंड। तो इस तरह की कॉमन एरर डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगी। शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे, इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार करिए। और जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली बैंकिंग एग्जाम्स में नहीं आते और स्टूडेंट की प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन प्रिपरेशन करिए आप उनकी, लेकिन नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस आपके बैंकिंग एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। देखिए, रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल लुक ब्यूटीफुल ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ न्यूली बिल्ट शॉपिंग मॉल। तो इस तरह के सेंटेंस में ये जो फ्रेज होता है, रो अपॉन रो या ईयर आफ्टर ईयर या बुक आफ्टर बुक, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं ये होते हैं सिंगुलर, ठीक है। अब चूंकि ये सब्जेक्ट है यहाँ पर और सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो एस या ईएस के साथ लगकर आएगी। यहाँ पर मैं सिंगुलर वर्ब रखूंगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा लुक्स, रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ न्यूली बिल्ट शॉपिंग मॉल। जो ग्राउंड फ्लोर है, नया जो शॉपिंग मॉल बना है, उसमें एक के बाद एक जो पिंक कलर के मार्बल लगाई गई हैं, पिंक कलर की रो की जो पंक्तियाँ लगाई गई हैं वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये सेंटेंस का मतलब है रो अपॉन रो का मतलब है एक के बाद एक। देखिए, अगर मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं एक के बाद एक, यानी मैं एक वर्ड का यूज कर रहा हूं और एक होता है आपका सिंगुलर। तो इसलिए यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का मैं प्रयोग करूंगा, ठीक है। इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो हमेशा आप ध्यान रखिए, इससे मिलता जुलता कोई भी फ्रेज आता है, रो अपॉन रो या ईयर आफ्टर ईयर, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, सक्सेस आफ्टर सक्सेस, कुछ भी इस तरह का आता है, तो उसमें आप जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर में लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे ये लुक्स किया हुआ है, ये करेक्ट सेंटेंस है, तो इसमें आपका जो एरर होगी, आपका जो आंसर होगा वो टू होगा और ये है आपका इसमें करेक्ट सेंटेंस। और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, एसबीआई एसोसिएट 2009 एग्जाम में आया है ये। इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम सैटेलाइट विच बोस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग हैक प्रूफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पेस एंड द ग्राउंड। आपने भी सुना होगा कि चाइना ने ये लॉन्च किया है क्वांटम सैटेलाइट,
जो कि इतना एडवांस है कि उसके जो कम्युनिकेशन है उसको कोई भी हैक नहीं कर सकता, उसके थ्रू क्या कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको आप हैक नहीं कर सकते। तो चाइना इसके बारे में काफ़ी बोस्टिंग कर रहा है, काफ़ी मतलब उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए ये बोस्ट ऑफ जो है, बोस्ट के बाद हम हमेशा लगाते हैं यहाँ पर ऑफ, बोस्ट के बाद फॉर नहीं आता, ये गलत है यहाँ पर, ये फॉर यहाँ पर गलत है। बोस्ट के बाद मैं लगाऊंगा बोस्ट ऑफ, विच बोस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग, ठीक है, बोस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग, ये इस तरह से बनेगा तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। और इसमें किस पार्ट में आपकी एरर मानी जाएगी, इसमें आपका सेकंड पार्ट में आपकी एरर मानी जाएगी, तो आपका आंसर होगा सेकंड। बोस्ट का मतलब है उसकी किसी चीज़ की शेखी बघाड़ना, उस चीज़ के बारे में तारीफ करना, और बोस्ट जो वर्ड है बोस्टिंग, तो बोस्ट के बाद हम लगाते हैं ऑफ, और बोस्ट के लिए एक वर्ड और है तारीफ करने के लिए, ब्रैगिंग। ब्रैगिंग का मतलब ही होता है शेखी बघाड़ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द ग्रीन पैनल केम डाउन हैवी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड अदर अथॉरिटीज फॉर नॉट टेकिंग अ क्लियर स्टैंड विद रिगार्ड टू द क्लीनिंग ऑफ गंगा। मतलब ग्रीन पैनल एक काउंसिल है या एक कमेटी है, उसने उसको बहुत तेज़ी से डांटा, किसको, एनवायरनमेंट को और दूसरी अथॉरिटीज़ को, कि एक क्लियर स्टैंड नहीं ले रहे हैं वो लोग गंगा की सफाई के बारे में। तो यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर देखिए इस तरह के सेंटेंसेस को सेंटेंस करेक्शन के जो सेंटेंस होते हैं उसको करेक्ट करने का सही तरीका है कि हर पार्ट को आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करिए। हर पार्ट को, पूरा सेंटेंस आप देखेंगे तो आपको एरर नहीं दिखेगी, हर पार्ट को आप इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो आपको एरर दिख जाएगी। देखिए द ग्रीन पैनल केम डाउन हैवी ऑन, देखिए केम यहाँ पर वर्ब है, ठीक है, केम डाउन यहाँ पर एक तरह से वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर जो हैवी है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए एडवर्ब। केम डाउन हैवीली आप बोलेंगे यहाँ पर, द ग्रीन पैनल केम डाउन हैवीली। केम डाउन हैवीली मतलब बहुत हार्ड स्टैंड लिया, बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, उनको डांटा, उनको फटकारा, उनको लताड़ा, आप इस तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका ये मतलब है केम डाउन हैवीली मतलब उनके ऊपर एक बहुत सीरियसली एक उस इशू को लिया। द ग्रीन पैनल केम डाउन हैवीली, तो हैवीली हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, उसलिए भी, और वैसे तो ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है ये केम डाउन हैवीली, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे केम डाउन हैवीली। और इसमें आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा, देखिए आंसर 1 है इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं केम डाउन हैवीली, इस तरह से आपको इसको ये सही कर सकते हैं। और ये पीओ का ही क्वेश्चन है, IBPS PO 2009 में आया है ये। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। द एफर्ट्स बाय द सेंटर इन उत्तर प्रदेश टू क्लीन द गंगा हैव बोर्न 0 रिजल्ट इन द लास्ट 1 ईयर। देखिए एक एक करके देखते हैं सारे पार्ट। द एफर्ट्स बाय द सेंटर इन उत्तर प्रदेश, ये सही है यहाँ तक। टू क्लीन द गंगा, ये यहाँ तक सही है। हैव बोर्न 0 रिजल्ट इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब सेंटर के और उत्तर प्रदेश के जो एफर्ट्स रहे हैं गंगा को साफ करने के बारे में, आपको पता होगा कि गंगा के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है मोदी गवर्नमेंट ने गंगा को साफ करने के लिए। तो उनके जो रिजल्ट रहे हैं वो 0 रहे हैं, उसने 0 रिजल्ट को प्रोड्यूस किया है। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है बोर्न, इसका मतलब है कि प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो और ये थर्ड फॉर्म है, देखिए हैव के बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगी और ये थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म है बेयर, BEAR। बेयर का मतलब ऐसे सहन करना भी होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये थर्ड फॉर्म गलत है क्योंकि ये वाला जो बॉर्न है, ये इस वाले बॉर्न को हम यूज़ करते हैं हमेशा पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में नहीं। जैसे आई वॉज बॉर्न इन ग्वालियर या ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, इस तरह से ये बॉर्न जो वर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं ये वाला बॉर्न BORNE, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे BORNE, बॉर्न, ठीक है। हैव बॉर्न 0 रिजल्ट इन द लास्ट 1 ईयर। तो उस तरह से ये सेंटेंस आपका ये सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा आपका 3। अरे यहाँ पर B लिखा हुआ है लेकिन इसका आंसर हैव बॉर्न 0 रिजल्ट, ये इसका आंसर होगा आपका आंसर होगा इसमें 3 इसमें आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
The External Affairs Ministry said that it had been asked Britain to deport the embattled former airlines boss Vijay Mallya, who faces a money laundering investigation. आपने सभी ने सुना होगा विजय माल्या के बारे में, किंगफिशर एयरलाइन के जो मालिक हैं और 7,000 करोड़ का जिन्होंने घोटाला किया है। घोटाला मतलब जो उनके ऊपर लोन था वो उन्होंने रीपे नहीं किया, चुकाया नहीं, और वो ब्रिटेन चले गए। तो इंडियन की गवर्नमेंट ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जो विदेश मंत्रालय में बोला है ब्रिटेन से कि उनको डिपोर्ट किया जाए, मतलब उनको वहाँ से एक्सपेल किया जाए। डिपोर्ट का मतलब होता है एक्सपेल, वहाँ से बाहर निकाला जाए, ठीक है, डिपोर्टेशन उसको हम बोलते हैं। और इसके लिए एक वर्ड और है एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेड दैट इट हैड बीन आस्क्ड, ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे इट हैड आस्क्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, सॉरी एक्टिव वॉइस है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ब्रिटेन से कहा है, ठीक है। अगर आप पैसिव वॉइस बोलेंगे तो पैसिव वॉइस का मतलब होगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कहा गया है, जो कि गलत हो जाएगा बिल्कुल। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ब्रिटेन से कहा है, और अगर मैं पैसिव वॉइस हो बोलूँगा इसको तो पैसिव वॉइस हो जाएगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कहा गया है। यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँगा कि इट हैड बीन आस्क्ड, ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कहा गया है, जो कि उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आप पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आपका ये वाला जो वर्ड है ये गलत है। यहाँ पर आप बोलेंगे इट हैड आस्क्ड ब्रिटेन टू डिपोर्ट द एम्बेटल्ड फॉर्मर एयरलाइंस बॉस। देखिए, एम्बेटल्ड का मतलब है कि जो एम्बेटल का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो एम्बेटल का मतलब होगा जो बैटल के लिए तैयार है, जो वॉर के लिए तैयार है। तो यहाँ पर विजय माल्या जो है, इस एम्बेटल का सेंस ये निकल रहा है कि वो प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और सब तरफ से उन पर अटैक हो रहे हैं। तो इस सेंस में एम्बेटल्ड वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे इट हैड आस्क्ड, और आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम में। पीएनबी में आया है, ये पीओ एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 7, नीति आयोग नोट। नीति आयोग आप जानते होंगे, जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम नीति आयोग रख दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। नीति आयोग नोट टू द पीएमओ, पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, हैज़ रिपोर्टेडली कॉल्ड फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग अ सेपरेट रेल बजट। देखिए सेंटेंस का मतलब क्या है। सेंटेंस कह रहा है कि नीति आयोग ने पीएमओ से बोला है कि ये जो प्रैक्टिस है जिसमें हम रेल बजट को अलग और हमारा जो रेगुलर फाइनेंस बजट है उसको हम अलग से पेश करते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जाए, इनको एक ही साथ किया जाए, क्योंकि इससे टाइम भी ज़्यादा खर्च होता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो ये एक नीति आयोग ने पीएमओ से बोला है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्पेंस। तो डिस्पेंस जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को रिमूव करना या उस चीज़ को ख़त्म करना, लेकिन यहाँ पर डिस्पेंस के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो आता है विद। डिस्पेंस के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो आता है विद, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद। और इसके लिए एक फ्रेज और है, डू अवे विद, डू अवे विद, ध्यान रखिए इसको। और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा डिड अवे विद। तो यहाँ पर आप बोलेंगे डिस्पेंसिंग विद, देखिए डिस्पेंसिंग विद आप बोलेंगे, डिस्पेंसिंग ऑफ नहीं बोलेंगे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा और इसका आंसर होगा आपका 3। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, बेसिक ग्रामेटिकल बेस्ड सेंटेंस है, और ये ही सेंटेंस आपके बैंकिंग एग्जाम में आएंगे, सेंटेंस करेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट में। इसी तरह के मैं सेंटेंस करेक्शन में आपको सभी वर्ड्स भी बता रहा हूँ ताकि आपकी क्लोज टेस्ट की तैयारी भी हो जाए। जैसे मैंने अभी बताया डिस्पेंसिंग, और डिस्पेंसिंग के बाद विद आएगा। लास्ट स्लाइड में मैंने बताया डिपोर्ट एक वर्ड है। तो इस तरह से कॉल्ड फॉर यहाँ पर आया है। देखिए ये कॉल्ड फॉर जो है, ये कॉल्ड फॉर इसका मतलब होता है डिमांड, टू डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की मांग करना। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, और किस वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा। डिस्पेंस के बाद विद आएगा, कॉल के बाद फॉर आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 8, सेंट्रल बैंकर, सेंट्रल बैंकर मतलब आरबीआई। A central banker is usually never on the front page of any newspaper, though there is some sort of financial crisis or an interest rate announcement. देखिए यहाँ पर क्या गलती हो सकती है। यहाँ पर गलती है इसमें,
ये जो पार्ट है, दो का मतलब होता है यद्यपि, और यद्यपि मैं लगाता हूँ कॉन्ट्रास्ट के लिए। जैसे ऑल्दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी दो ही इज रिच, मतलब वो हैप्पी है, वो पैसे वाला है, वो अमीर है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो मतलब मैं कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि अ सेंट्रल बैंकर इज यूजुअली नेवर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ एनी न्यूज़पेपर। आरबीआई जो है वो फ्रंट पेज पर कभी नहीं आता है, मतलब उसकी न्यूज़ आरबीआई की नॉर्मली फ्रंट पेज पर नहीं आती हैं। और यहाँ पर वो बोल रहा है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और एन इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट। जब तक कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो देश में, या इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई अनाउंसमेंट ना हो, तब तक वो आरबीआई जो है वो फ्रंट पेज पर उसकी न्यूज़ नहीं आती। तो यहाँ पर मुझे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि तब तक नहीं, और तब तक नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो तब तक नहीं के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगा अनलेस। तो यहाँ पर ये दो जो वर्ड है ये गलत है, इसकी जगह मैं बोलूँगा अनलेस। ठीक है, अ सेंट्रल बैंकर इज यूजुअली नेवर ऑन द फ्रंट पेज ऑफ एनी न्यूज़पेपर अनलेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस और एन इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट। एसबीआई पीओ का ये सेंटेंस है, बहुत टिपिकल सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस बहुत कॉमन है। देखिए ये अनलेस लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये अनलेस लगेगा, और अनलेस कंडीशन सेंटेंस के लिए आता है, और अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 9। Incorrect sentence number 9. The woman got to know that family members of the accused had gone to her village and pressurized her grandparent to settle matter. नाबार्ड का ये क्वेश्चन है। द वुमेन गॉट टू नो, मतलब वुमेन को पता पड़ा, क्या पता पड़ा कि फैमिली मेंबर्स ऑफ द एक्यूज्ड, कोई यहाँ पर कोई डिस्प्यूट हुआ है एक एक्यूज्ड के बीच में जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, और द वुमेन के बीच में। ठीक है, द फैमिली मेंबर ऑफ द एक्यूज्ड हैड गॉन टू हर विलेज, मतलब एक्यूज्ड के जो फैमिली मेंबर हैं वो उसके गांव गए हैं, उस औरत के गांव गए हैं, एंड प्रेशराइज्ड हर ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस किया है, प्रेशराइज किया है टू सेटल मैटर। जो डिस्प्यूट है, जो मुद्दा है, जो जिसके बीच में कोई आरोप हो रहा है या लड़ाई हुई है, उसको प्रेशराइज किया है कि उसको आप सेटल करें, उसको आप शांत कर दें। तो यहाँ पर गलती कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका आएगा सेटल द मैटर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा मैटर? जो वुमेन और इस एक्यूज्ड के बीच में हुआ है, उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको स्पेसिफिक आर्टिकल यानी द आपको लगाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है और जो भी किसी भी नाउन को जो स्पेसिफिक बना देता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक इंसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। और इसमें आंसर होगा आपका 4 आपका इसमें आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 10. द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू इज दैट द स्कीम विल इंश्योर दैट मिलियंस ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। फाइनेंस मिनिस्टर का ये व्यू है कि ये वाली जो स्कीम है ये हम लॉन्च कर रहे हैं, इससे काफ़ी सारे लाखों जो किसान हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे, गरीबी से बाहर आ जाएंगे। ये आईओबी बैंक पीओ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो सिंपल सी मिस्टेक है, यहाँ पर ये व्यू जो है ये किसका है? ये फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू, फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू। देखिए यहाँ पर बोला है द फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा और इसमें आपका आंसर होगा 1 या ए, इसमें आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a sweeping overhaul of foreign investment norms across 9 key sectors, the government eased, मतलब गवर्नमेंट ने उस चीज़ को सरल कर दिया है, eased FDI norms for defense, aviation and food processing sector and does away with the need for prior government approval। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इन ए स्वीपिंग ओवरहॉल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म, एफडीआई जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके संबंध में जो नियम और कानून है, जो नॉर्म्स हैं, वो गवर्नमेंट ने बहुत ईज कर दिए, उनको सरल कर दिया है। और इसमें जो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की जो प्रैक्टिस थी उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये सेंटेंस का मतलब है। तो चूंकि यहाँ पर मैं ईज्ड लगा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिड।
यहाँ पर पास्ट टेंस लगाया है तो यहाँ पर भी मैं पास्ट टेंस लगाऊंगा, डिड अवे विद। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 4 इसमें आपका आंसर होगा। और इस तरह से ये है करेक्ट सेंटेंस आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इन व्हाट वाज परसीव्ड एज ए काउंटर टू क्रिटिक्स हु हैड अटैक्ड हिम फॉर कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स हाई फॉर लॉन्ग, आरबीआई गवर्नर सेड द इंडियन सेंट्रल बैंक was wise to disregard advice in the past to cut more deeply। IBPS PO का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या गलती है, इन what was perceived as a counter to critics, ठीक है, who had attacked him, मतलब जो 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 क्रिटिक्स ने जो अटैक किया था आरबीआई गवर्नर के ऊपर कि इसको ज़्यादा कट कर देते हैं, आरबीआई की रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसको ज़्यादा हम कट कर देते हैं, उसके बारे में है ये सेंटेंस। तो आरबीआई गवर्नर ने उसके बारे में बोला है, आरबीआई गवर्नर सेड दैट इंडियन सेंट्रल बैंक वाज वाइज टू डिसरिगार्ड एडवाइस इन द पास्ट टू कट मोर डीपली। मतलब पास्ट में, भूतकाल में जो आरबीआई रहा है, आरबीआई के जो डिसीजंस रहे हैं काफ़ी वाइज रहे हैं। तो उससे हमें पता पड़ रहा है, इन द पास्ट एक फ्रेज आ रहा है, तो इन द पास्ट में कोई चीज़ रही है, कोई चीज़ चलती रही है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा हैड बीन, यहाँ पर वॉज नहीं लगाऊंगा क्योंकि वॉज एक V2 है और ये आता है एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए, और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि कोई घटना लगातार हुई है, हम वाइज, आरबीआई वाइज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा सा गलत है और यहाँ पर हैड बीन आएगा, क्योंकि हैड बीन इसलिए आएगा क्योंकि इन द पास्ट हम लगा रहे हैं, इन द पास्ट मतलब वैसा होता रहा है, तो इसलिए वहाँ पर हैव बीन प्रेजेंट में आएगा और हैड बीन पास्ट में आएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर होगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 13, द वेपन ऑन डिस्प्ले इन द कैपिटल ऑन Jan 26 may have shown how strong the country is in military terms, but the day also offered a glimpse into the increasing fragile nature of cultural life in the republic। सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब ये है कि 26 जनवरी को कैपिटल में यानी राजधानी में यानी दिल्ली में जो वेपन्स ऑन डिस्प्ले किए गए, दिखाए गए, उससे हमारी मिलिट्री पावर का तो पता पड़ता ही है, उससे हमारा जो कल्चरल जो हेरिटेज है, जो कल्चरल नेचर है उसका भी पता पड़ता है। लेकिन जो नेचर ऑफ कल्चरल लाइफ है वो किस तरीके का है? वो है फ्रेजाइल नेचर ऑफ कल्चरल लाइफ, मतलब कल्चरल लाइफ हमारी फ्रेजाइल है, थोड़ी सी चेंज हो रही है हमारी कल्चरल लाइफ, वो उसका भी हमें पता पड़ता है जो जो डिस्प्ले हुआ था 26 जनवरी को कैपिटल में। तो यहाँ पर फ्रेजाइल क्या है? फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है, फ्रेजाइल नेचर, नेचर एक नाउन है, फ्रेजाइल एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इंक्रीजिंग भी एक एडजेक्टिव है, तो दो एडजेक्टिव हम नॉर्मली साथ में नहीं लगाते, दो एडजेक्टिव का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक एडवर्ब लगाऊंगा। यहाँ पर मैं एडवर्ब के थ्रू हम एडजेक्टिव को और मॉडिफाई करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं उसको, और उसका नेचर बताते हैं किस तरह का वो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इनटू द इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल नेचर ऑफ कल्चरल लाइफ। यहाँ पर ये वर्ड आपका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर मैं बोलूँगा इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल नेचर ऑफ कल्चरल लाइफ। हमारा जो कल्चरल लाइफ है इंडिया का, जिसका उसका फ्रेजाइल नेचर है और वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इंक्रीजिंगली फ्रेजाइल नेचर। देखिए किस तरह की एक बहुत माइनर और बहुत सटल मिस्टेक है और बहुत बड़ा सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंस पीओ एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा, 4 होगा इसमें। देखिए ये इंक्रीजिंगली यहाँ पर बोला है, ये करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, और ओबीसी बैंक पीओ में आया है। तो इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द चेयरमैन ऑफ टी बोर्ड इनॉग्रेटेड द फैक्ट्री सेटअप बाय SGH ऑफ स्मॉल टी ग्रोअर इन जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर चेयरमैन, जो टी बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने इनॉग्रेट किया, उन्होंने उद्घाटन किया एक फैक्ट्री का, और उस फैक्ट्री को सेटअप किया है SGH, एक ग्रुप का नाम हो सकता है ये, एक ग्रुप जो टी ग्रोअर्स हैं उसका एक ग्रुप है। उसने जो फैक्ट्री को सेटअप किया है, उसका इनॉग्रेशन जो किया वो चेयरमैन ने किया। तो ये सेंटेंस देखिए पूरी तरीके से सही लग रहा है,
लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ी सी गलती है, इसमें आर्टिकल की गलती है, SGH। यदि मैं एस बोलूँगा, यदि मैं एस बोलता हूँ तो शुरू में किसकी साउंड आ रही है? शुरू में जो साउंड आ रही है वो बॉबिल की साउंड आ रही है, एस। देखिए एस, तो बॉबिल साउंड से पहले मैं क्या लगाता हूँ? बॉबिल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एनसीसी से पहले मैं लगाऊंगा एन, ठीक है। MBBS या MP, इनसे पहले मैं लगाऊंगा एन, क्योंकि ये बॉबिल साउंड हो रही है। यहाँ पर जो फर्स्ट साउंड है वो बॉबिल साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर एस से पहले यहाँ पर मैं लगाऊंगा एन। देखिए कितनी बारीक मिस्टेक है और कितनी सटल मिस्टेक है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बैंकिंग एग्जाम में। तो इसमें आपका आंसर होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टॉक्स बिटवीन द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान शेड्यूल्ड टू बिगिन इन न्यू दिल्ली। जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि शेड्यूल्ड है न्यू दिल्ली में जो शुरू होने वाली है, हैव बीन पुट ऑफ, उसको रद्द कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है, ड्यू टू द वेक ऑफ टेंशन ओवर सीज फायर वायलेशन अलोंग द LOC। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीमा रेखा का जो उल्लंघन हुआ है, उसके चलते हुए जो टॉक्स है इंडिया और पाकिस्तान के सेक्रेटरी लेवल की, उसको कैंसिल कर दिया गया है। मतलब पहले सीज फायर वायलेशन हुआ है और उसके बाद इसको पुट ऑफ किया गया है, उसको रद्द किया गया है। मतलब एक घटना के बाद दूसरी घटना इसमें हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर एक फ्रेज आया है, इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है इस चीज़ के बाद या इस घटना के बाद। ये जो फ्रेज है ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू द वेक ऑफ नहीं होता, इन द वेक ऑफ होता है। देखिए इन द वेक ऑफ, तो इसमें आपका आंसर होगा 4। इस तरह से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने 15 मिस्टेक्स ली हैं कॉमन ईयर की, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही एक्सपेक्टेड एंड श्योर आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी इस तरह की मिस्टेक्स। और इसीलिए इसका मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कॉमन एरर की। 10 से 15 सेंटेंस में डेली स्टूडेंट्स के लिए अपलोड करूँगा और उनके थ्रू आप सीख सकते हैं। और सारी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स ही मैं लेता हूँ सभी कॉमन एरर्स में। तो इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। और मेरी कोशिश रहती है कि पूरी तरीके से इस चैनल पर जो कंटेंट डाला जाए वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट डाला जाए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं हमसे उनको सफलता मिले, और डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आप सारे वीडियो यदि देखते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि इस चैनल के सारे वीडियो देखिए, इंग्लिश के भी वीडियो देखिए, हिंदी के भी वीडियो देखिए, तब आपको एक ग्रेस्प बनेगी सब्जेक्ट पर, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप सारे वीडियो देखेंगे, और कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। तो सारे वीडियो देखिए, जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो सारी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ऐसा नहीं कि एक दो वीडियो देखा, सारे वीडियो देखिए आप टाइम निकाल के, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर, तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि ज़रूर हमारे साथ आप जुड़िए, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, और डेफिनेटली आप सारे वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।